हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ब्रह्मास्त्र बैच का स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिलेटेड साइंस के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। यह हमारा ब्रह्मास्त्र बैच का फर्स्ट क्लास है, तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ये किरण कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका सूर्य की किरणों की बात करें तो पर्णहरित द्वारा सबसे ज़्यादा आपका उपयोग किया जाता है लाल तथा नीले रंग का। किसका उपयोग किया जाता है? लाल तथा आपका नीला रंग का सबसे ज़्यादा आपका उपयोग किया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। बात हम करते हैं थोड़ा प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो आपका किससे मिलता है? तो सूर्य से मिलता है। उसके बाद प्लांट क्या करते हैं? पौधे आपका जड़ से क्या लेते हैं? जड़ से आपका पानी लेते हैं, H2O लेते हैं और खनिज लवण को लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाते हैं। ध्यान देंगे, जो आपके प्लांट होते हैं अर्थात जो आपके पादप होते हैं, इनमें आपका उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो इसमें आपका उत्सर्जी तंत्र आपका नहीं पाया जाता है। उसके बाद ध्यान देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपका जो आपका प्रकाश ऊर्जा होता है अर्थात जो आपका लाइट एनर्जी होता है, इसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को आपका रासायनिक ऊर्जा में आपका परिवर्तित किया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है वह रिएक्शन क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या होता है? तो यह आपका होता है 6CO2 प्लस 6H2O। किसके उपस्थिति में होता है? तो यह आपका होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है और आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है। और क्या बनता है? तो बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और क्या आपका और 6O2 यह आपका बनता है। तो ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है आपका लाल तथा नीले रंग का आपका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो जल होता है इसका प्रयोग करते हैं और खनिज लवण का उपयोग करते हैं और सूर्य की उपस्थिति में पर्णहरित में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पादप में आपका उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो पादप अर्थात प्लांट्स में आपका उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। और जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आपका प्रकाश ऊर्जा होता है अर्थात जो आपका लाइट एनर्जी होता है, इसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो इसे आपका रासायनिक ऊर्जा में आपका कन्वर्ट किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का आपका रिएक्शन है 6CO2 प्लस 6H2O। यह प्रक्रिया आपका होता है सूर्य की उपस्थिति में और आपका क्लोरोफिल में होता है। तो क्या बनता है? तो बनता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2, यह आपका उत्पाद बनता है। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन ग्रसनी अर्थात जो आपका फेरिंग्स होता है कि किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है? जो आपका भोजन होता है यह ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आपका अमाशय तक पहुंचता है? तो यह आपका फूड पाइप से होता हुआ आपका अमाशय तक पहुंचता है। किससे होता हुआ? तो यह आपका फूड पाइप से होता हुआ अमाशय अर्थात स्टमक में आपका पहुंचता है। फूड पाइप को क्या कहते हैं? इसे हिंदी में आपका खाद्य नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य नली कहा जाता है। तो भोजन जो हमारा होता है, मुख से हम भोजन करते हैं और भोजन का पाचन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है?
भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में हमारे भोजन में क्या पाचन होता है, तो यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में होता है। वहीं जो हम कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड लेते हैं, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी, इन सभी का पाचन क्या होता है, इन सभी से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, अर्थात तत्काल ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो यह क्वेश्चन आपका है कि भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है, तो खाद्य नली के द्वारा होकर हमारे अमाशय तक पहुंचता है। वहीं बात करें कि जो हमारा खाद्य नली होता है, खाद्य नली की लंबाई कितना होता है, तो खाद्य नली की लंबाई आपका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है, या इंच में दिया रहेगा तो 10 इंच आपका होगा, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और भोजन का पाचन हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से ही हमारा भोजन का पाचन आपका प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद ध्यान रखेंगे, जो आपका फूड पाइप होता है ना, जो आपका फूड पाइप होता है, इस भोजन का पाचन नहीं होता है। फूड पाइप में आपका भोजन का जो होता है, भोजन का पाचन आपका नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फूड पाइप में आपका भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल इससे होकर भोजन क्या होता है, हमारे मुख से हमारे अमाशय तक पहुंचता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कड़वे की जानकारी। कड़वे की जानकारी अर्थात जो बीटर टेस्ट होता है, इसकी जानकारी जीभ के किस भाग से प्राप्त होती है। कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो कड़वे की जानकारी की बात करें तो जीभ का यह हमारा पश्च भाग जो होता है, इससे आपका प्राप्त होता है। किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये आपका जीभ के पश्च भाग अर्थात जो आपका पीछे वाला भाग होता है, इससे हमें प्राप्त होता है। चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं टेस्ट बर्ड का। किसका बात करते हैं, तो जीभ में जो आपका टेस्ट बर्ड होता है अर्थात जो स्वाद कलिया होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए जीभ का हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे यह मान लीजिए आपका जीभ हो गया। तो जीभ की बात करें तो सबसे जो आपका बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाले भाग पे कौन सा स्वाद मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है मीठापन का स्वाद मिलता है। सबसे बाहर वाले भाग पे कौन सा स्वाद मिलेगा, तो मीठापन का स्वाद मिलता है। उसके बाद बात करें, इसके बाद का जो भाग होता है, तो मीठापन के बाद आप याद रखेंगे दूसरे वाले भाग से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें नमकीन स्वाद मिलता है। यहाँ से और यहाँ से कौन सा स्वाद मिलेगा, तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है, नमकीन का स्वाद मिलता है। उसके बाद बात करें, इसके बाद वाला जो भाग है, इससे कौन सा स्वाद मिलता है, तो इससे हमें मिलता है खट्टा का। किसका स्वाद मिलता है, तो खट्टा स्वाद मिलता है। और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है जीभ का, यहाँ से हमें कड़वा का स्वाद मिलता है। जो बीटर का स्वाद होता है, यह जीभ के सबसे पीछे वाले भाग से मिलता है। और जो आपका यह बीच का जो भाग है, यह बीच का भाग है, इससे स्वाद मिलता है कि नहीं, तो इससे आपका कोई स्वाद नहीं मिलता है। जीभ का जो मिडिल पार्ट होता है, इससे हमें कोई स्वाद नहीं मिलता है, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका कोई स्वाद नहीं मिलता है, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो कड़वे की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कड़वे की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जीभ का पश्च भाग सबसे पीछे वाला भाग होता है, उससे मिलता है। मीठा की जानकारी हमें सबसे आगे से मिलता है। उसके बाद आपको कहाँ क्या मिलता है, नमकीन मिलता है। उसके बाद खट्टा और लास्ट में आपका कड़वा मिलता है। तो ये आपका जीभ का टेस्ट वर्ड होता है। आप इसे फिगर बना के इसको नोट कर लेंगे और इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लार का पीएच मान कितना होता है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार की हम पीएच मान की बात करें तो लार का पीएच मान आपका होता है 6.8 होता है। लार का पीएच मान क्या होता है, 6.8 होता है। अब हम बात करें कि जो लार होता है, इसकी प्रकृति कैसे होता है, इसका आपका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है या आपका बेस होता है। तो लार की हम नेचर की बात करें अर्थात लार की प्रकृति की बात करें तो इसका पीएच मान क्या है, 6.8 है, जो आपका 7 से कम है। 6.8 क्या है, ये आपका 7 से कम है, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, तो यह आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। जो लार होता है यह आपका हल्का अम्लीय होता है। हम जानते हैं कि पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल आपका 0 से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है। और बीच में आपका 7 होता है, यहाँ पे क्या होता है, उदासीन होता है।
7 जो है यह उदासीन है। 0 से 7 के बीच का जो वैल्यू होता है यह आपका एसिड का होता है, अर्थात अम्ल का होता है। उसके बाद बात करें 7 से 14 जो होता है यह आपका बेस का होता है, अर्थात क्षार होता है। क्षारीय प्रकृति होगा, उसका पीएच मान आपका 7 से 14 के बीच में होगा। और जो आपका एसिडिक होगा अर्थात अम्लीय जो होगा उसका पीएच मान आपका 0 से 7 के बीच में होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, नहीं आपका एसिडिक होगा ना आपका बेसिक होगा। तो लार का पीएच मान क्या होता है, तो लार का पीएच मान आपका 6.8 होता है। और लार की प्रकृति क्या होगी, तो यहाँ से हमें मालूम चलता है कि लार का जो प्रकृति होता है यह आपका अम्लीय होता है। बात करें कि लार में आपका कौन सी एंजाइम पाई जाती है। लार में पूछा जाए आपसे कि लार में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो लार में हम बात करें तो इसमें आपका एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लार में आपका एमाइलेज पाया जाता है। इसे लाइसोजाइम एंजाइम भी कहा जाता है। क्या होता है, लाइसोजाइम भी हम लिख सकते हैं। ये आपके एंजाइम पाए जाते हैं कहाँ पे, लार में आपका पाया जाता है। और ध्यान देंगे जो आपका मनुष्य का मुख गुहा होता है इसमें लार ग्रंथियों की आपका कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो लार ग्रंथि हम बात करें किस में, मनुष्य में हम बात करें तो मनुष्य में आपका 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी आपका लार ग्रंथि जो होता है यह आपका पाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कौन कौन सा होता है, तो 3 जोड़ी यह आपका होता है। पहला होता है आपका पैरोटिड। क्या होता है, तो पहला आपका होता है पैरोटिड होता है। उसके बाद बात करें दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है सब सिंग्यूल। क्या होता है, तो ये आपका होता है दूसरा आपका होता है सब सिंग्यूल होता है। और तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा आपका लार ग्रंथि होता है सब मैंडिलर। क्या होता है, तो ये आपका होता है सब मैंडिलर होता है। और ध्यान रखेंगे जो आपका पैरोटिड है यह आपका सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछ ले कौन सा है, तो ये आपका है पैरोटिड है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। देखिए सभी पॉइंट्स को आप एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से आप याद कर लेंगे। क्लास को एक बार दोबारा आप देखेंगे जिससे आसानी से आपको क्या हो, समझ में आ जाए, आसानी से आप याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है दांतों का निर्माण कौन सा प्रोटीन करता है। हमें क्या बताना है कि जो हमारा दांत होता है इसका निर्माण कौन सा प्रोटीन करता है, तो दांत का निर्माण आपका ओसिन प्रोटीन करता है। कौन सा प्रोटीन करता है, तो दांत का निर्माण आपका ओसिन प्रोटीन करता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और बात करें कि दांत किससे बने होते हैं, तो जो आपका दांत होता है यह आपका कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो दांत आपके कैल्शियम और फास्फोरस के आपके बने होते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कैल्शियम और फास्फोरस के आपके दांत बने होते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें कि जो आपका दांतों का अध्ययन होता है अर्थात दांतों का जो स्टडी होता है इसे क्या कहते हैं, तो दांतों के अध्ययन के विज्ञान को आपका ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे आपका कहा जाता है ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। मानव में बात करें तो हमारे मुख में आपका अस्थाई दांत कितने होते हैं, तो अस्थाई दांत की बात करें तो अस्थाई दांत की संख्या कितना है, तो 32 है। वहीं आपसे पूछा जाए कि अस्थाई दांत कितने हैं, तो अस्थाई दांत ये आपके बच्चे में पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, तो ये आपका 20 होता है। वहीं एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दंत सूत्र क्या होता है। दांत जो है इसका सूत्र क्या होता है, तो दंत सूत्र आप याद रखेंगे 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 होता है। यह आपका दंत सूत्र होता है। वहीं एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो आपका विजडम टीथ होता है वह कौन सा होता है। विजडम टीथ अर्थात अक्ल का दांत कौन सा होता है, तो अक्ल की दांत का बात करें तो यह आपका थर्ड मोलर होता है। क्या होता है, यह आपका थर्ड मोलर जो होता है यह आपका कहलाता है विजडम टीथ अर्थात अक्ल का दांत कहा जाता है। तो ध्यान देंगे दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है, तो दांतों का निर्माण आपका ओसिन प्रोटीन से होता है। और दांत जो होता है यह किससे बना होता है, तो दांत आपका कैल्शियम और फास्फोरस से आपका बना होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दांतों का अध्ययन आपका ओडेंटोलॉजी कहलाता है।
और अस्थाई दांत कितने होते हैं? तो अस्थाई दांत आपके 32 होते हैं। अस्थाई दांत कितने होते हैं? तो अस्थाई दांत आपके 20 होते हैं। दंत सूत्र क्या होता है? तो दंत सूत्र आपका होता है 2123 अपॉन 2123, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दांत क्या होता है। दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर होते हैं। तो दांत का जो फॉर्मूला होता है कि इंसीजर कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। तो इस तरह आपसे पूछा जाए तो यह आपका होता है 8 4 8 12। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि इंसीजर की संख्या कितना है तो 8 है, केनाइन का संख्या कितना है तो 4 है, प्री मोलर का कितना है तो 8 है और मोलर का संख्या कितना है तो 12 है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। और दंत सूत्र पूछे तो यह आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसको आप याद रखेंगे। वहीं अक्ल का दांत अर्थात विजडम टीथ किसे कहा जाता है? तो आपका थर्ड मोलर होता है, इसे क्या कहा जाता है? अक्ल का दांत कहा जाता है। अक्ल का दांत क्यों कहा जाता है? तो अक्ल का दांत देखिए, यह किसी में जमता है, किसी में नहीं भी जमता है। तो इसका जमने का मतलब यह नहीं होता है कि जिसके पास थर्ड मोलर है वह उसके पास ज़्यादा अक्ल है, ऐसे ही इसका अक्ल का दांत नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? जो आपका HCl होता है, इसका स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? जो HCl जो होता है, इसका स्रावण आपका होता है अमाशय से। कहाँ से होता है? तो इसका स्रावण आपका अमाशय से होता है। HCl क्या करता है? देखिए, HCl आपका माहौल बनाने का इसका काम है। HCl जो होता है भोजन को पचाने के लिए, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने के लिए क्या करता है? यह माहौल बनाता है। और पूछा जाए आपसे कि अमाशय में आपके स्रावित होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? तो अमाशय जो हमारा होता है, इसमें से स्रावित होने वाले एंजाइम आपके HCl हैं। कौन कौन से हैं? HCl हैं, उसके बाद आपका पेप्सिन है, उसके बाद आपका रेनिन है। क्या है? रेनिन है। इसके साथ साथ आपके श्लेष्मा होते हैं और जठर रस होते हैं। ध्यान देंगे HCl का काम क्या है? तो HCl आपका प्रोटीन और रेनिन के पाचन के लिए क्या करता है? हमारे पेट में क्या करता है? यह माहौल बनाने का काम करता है। और पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन का काम होता है आपका प्रोटीन का पाचन करना। क्या करता है? तो आपका पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और जो रेनिन होता है, यह किसका पाचन करता है? तो रेनिन आपका दूध का पाचन करता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। और जो आपका दूध होता है, इसमें आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में आपका कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो आपका विटामिन डी है, इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो देखिए, विटामिन डी की कमी से आपका बच्चों में होता है रिकेट्स। बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में आपका रिकेट्स होता है। वही हम बात करें वयस्क में कौन सा रोग होता है? तो वयस्क में आपका होता है ओस्टियो मलेशिया। क्या होता है? ओस्टियो मलेशिया रोग आपका क्या होता है? आपका बड़े में होता है। यह आपका होता है वयस्क में होता है। और जो आपका रिकेट्स है, यह किस में होता है? तो यह आपका बच्चों में पाया जाता है। ध्यान देंगे। वहीं हम बात करें जो आपका विटामिन डी है, इस विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन डी का पूछा जाए आपसे कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखेंगे। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है। क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आपका है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? तो वैज्ञानिक नाम आपका विटामिन डी का हो गया कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन डी का पूछा जाए स्रोत क्या है? विटामिन डी की स्रोत की हम बात करें तो विटामिन डी का स्रोत आपका क्या है? सूर्य का प्रकाश है। क्या है? तो यह आपका सूर्य का जो प्रकाश होता है, यह आपका विटामिन डी का आपका स्रोत होता है। और जो आपका विटामिन डी है, यह हार्मोन की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? तो यह आपका हार्मोन की तरह काम करता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे, हार्मोन की तरह आपका कार्य करता है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। ये आपका विटामिन डी से जुड़ा हुआ जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इन सभी को हमने देखा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में आपका रिकेट्स हो जाता है। और आपका वयस्क में कौन सा रोग होता है? तो ओस्टियो मलेशिया रोग होता है।
विटामिन डी का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश है। वहीं बात करें कि विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह काम करता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जो आपका हार्मोन की तरह काम करता है? तो ये आपका विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन यह आपका है विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है? तो यह आपका विटामिन सी है जो आपका सर्वप्रथम ज्ञात किया गया। ध्यान देंगे, विटामिन सी का आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन सी का आपका वैज्ञानिक नाम हो गया। उसके बाद विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे आपका होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का पूछा जाए स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का स्रोत आपका आंवला हो गया। इसके साथ साथ जो आपके खट्टे फल होते हैं इसमें हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी ये आपका दूध में नहीं पाया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? तो ये आपका विटामिन सी है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का स्रोत आपका आंवला हो गया और आपके खट्टे फल हो गए। उसके बाद ध्यान देंगे, विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य विटामिन यह आपका विटामिन ई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को आपका सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग होगा? तो इससे आपका बांझपन होता है, अर्थात संतान उत्पन्न नहीं हो पाता है विटामिन ई की कमी से। उसके बाद विटामिन ई का हम वैज्ञानिक नाम पूछें कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो विटामिन ई का हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम आपका होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आपका होता है टोकोफेरॉल होता है। आप इससे ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक नाम आप इन सभी आपका विटामिन का ध्यान रखेंगे। उसके बाद विटामिन ई का पूछा जाए स्रोत क्या है? तो विटामिन ई की स्रोत की बात करें तो जो आपके अंकुरित बीज होते हैं ये आपके विटामिन ई के आपके स्रोत होते हैं। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। सौंदर्य का विटामिन किससे कहा जाता है? विटामिन ई का। ऐसा बात नहीं है कि आप विटामिन ई का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका क्या होगा, चेहरा बदल जाएगा। लेकिन इसे कहा जाता है कि सौंदर्य का विटामिन क्या है? तो सौंदर्य का विटामिन आपका विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन रोग होता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम आपका टोकोफेरॉल है। उसके बाद विटामिन ई का स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का स्रोत आपका अंकुरित बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पसलियाँ किससे जुड़ी होती है? मनुष्यों में आपका जो पसलिया होता है यह किससे जुड़ा होता है? तो पसलिया यह आपका स्टर्नम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो पसलिया आपका स्टर्नम से आपका जुड़ा होता है। इसे ध्यान रखेंगे। बात करें मनुष्य में तो कितनी पसलियाँ पाई जाती है? मनुष्य में आपका 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो 12 जोड़ी आपका पसलियाँ आपका मनुष्य में पाई जाती है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें कि हमारे सिर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। सिर की बात करें तो सिर में आपका कितना हड्डी पाया जाता है? तो सिर में आपका 29 हड्डी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो सिर में आपका 29 हड्डी पाया जाता है। वही बात करें खोपड़ी में कितना हड्डी पाया जाता है। खोपड़ी में आपसे पूछ ले कि कितना हड्डी पाया जाता है, तो खोपड़ी में आपका 22 हड्डी पाया जाता है। कितना हड्डी पाया जाता है? 22 हड्डी पाया जाता है। बात करें कि जो आपका कान होता है, दोनों कान को मिला दे तो कितना हड्डी पाया जाता है?
तो दोनों कानों को मिलाकर आपका 6 हड्डी पाया जाता है। कितना हड्डी पाया जाता है? तो दोनों कान को मिलाकर आपका 6 हड्डी पाया जाता है। वहीं बात करें मानव शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो मानव शरीर की बात करें तो टोटल आपका 206 हड्डियाँ पाई जाती है। कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो 206 हड्डियाँ आपका पाई जाती है। वहीं हम बात करें बच्चों में आपका हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में आपका हड्डियों की संख्या 300 प्लस होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। मनुष्यों में पसलियाँ किससे जुड़ी होती है? तो पसलियाँ आपका स्टर्नम से जुड़ा होता है। पसलियों की संख्या कितना है? तो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 है। सिर में आपके हड्डियों की संख्या कितना है? तो सिर में आपका हड्डियों की संख्या 29 है। खोपड़ी में कितना है? तो खोपड़ी में 29 हड्डी पाए जाते हैं। दोनों कान को मिला दे तो 6 हड्डियाँ पाई जाती है। उसके बाद बात करें मानव शरीर में सबसे आपका ज़्यादा हड्डी कितना पाया जाता है? तो मानव शरीर का टोटल आपका हड्डी हो गया 206 हो गया। और बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में आपका हड्डियों की संख्या 300 प्लस होता है। तो इस तरह आज के क्लास में हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं इन सभी को हमने कवर किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक इसे शेयर करें। और इस तरह हम एक एक करके धीरे धीरे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इन सभी को हम कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।